नमस्कार। मैं नीरज नयन पुनः बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और हमारे सामने एक विषय है। जिलावार जिस तरह से हम चर्चा करते आ रहे हैं, आज उस चर्चा के सिलसिला में समस्तीपुर जिला है और समस्तीपुर जिला के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ बैठे हैं। हमारे एक एक मेहमान ओजस्वी और तेजस्वी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे समस्तीपुर के बारे में। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ अभय कुमार जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान अखबार से हैं। मैं आपका इस पटल पर अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ सुधांशु कुमार जी हैं, जो बिहार के बहुत ही अच्छे किसान हैं, पंचायती राज के प्रणेता हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी हैं, जो एक कॉलेज में शिक्षा दे रही हैं। संजोग यह वो हमारे पिताजी के साथ भी काम कर चुकी हैं। हम शारदा जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। अमृता जी, जो एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं। अमृता जी बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी महिला हैं। आज इस पटल पर वो आई हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। अमृता जी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व प्राचार्य अखिलेश मिश्रा जी। किसी कारण से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। समय के साथ वो भी हमसे जुड़ेंगे। बंधु, मैं बताऊं कि हर जिला का, हर स्थान का एक अपना गौरवशाली इतिहास होता है, एक अतीत होता है। हम अतीत से प्रेरणा लेते हैं, हम अपने वर्तमान को उससे प्रेरणा लेते हुए अपने भविष्य को संवारने का काम करते हैं। तो इस समस्तीपुर की मिट्टी के इतिहास को मैं जानना चाहता हूं, कितना गौरवशाली रहा है, कितना अच्छा रहा है कल का समस्तीपुर और आज का समस्तीपुर और आने वाला कल का समस्तीपुर। हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जब तक प्रबुद्ध लोग एक साथ बैठकर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, हम आगे की नीति नहीं बना सकते हैं, आगे की योजना नहीं बना सकते हैं। तो आज जब सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा होगी। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि समस्तीपुर का इतिहास अतीत कितना गौरवशाली रहा है। समस्तीपुर की जब तक चर्चा करते हैं तो मेरे ख्याल से समस्तीपुर पहले से भी काफ़ी चर्चित रहा है। पहले दरभंगा जिले में से जुड़ा था और बाद में चलकर समस्तीपुर को अलग किया गया। धीरे धीरे इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। समस्तीपुर में के किसान और वैज्ञानिक, एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिकों का गढ़ माना जाता है समस्तीपुर जिला। खास करके पूसा को लेकर ही ये वैज्ञानिकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ शोध से लेकर शोध कार्य अधिकतर हो रहे हैं, शोध शिक्षा का यहाँ पर प्रसार हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चों का भविष्य बनाने की दिशा में भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी परिवर्तन पहले और आज में हुआ है। इसके अलावा किसान भी काफ़ी पहले से चेंज हुए हैं। हालांकि अभी भी कुछ सरकार ये नीति में किसानों से दूरी, अब भी वैज्ञानिकों की दूरी और सरकार की दूरी, किसान अभी भी यही कारण है कि परंपरागत खेती की तरफ अभी भी ज़्यादा जुड़े हैं। लेकिन ज़रूरत है कि किसानों से सीधे तौर पर जुड़ने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि नीतियों को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर नीति सुधार होगा तो निश्चित तौर पे उसका असर जमीन पे दिखेगा। जैसे हमारे पास काफ़ी क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का क्षेत्र हमारा रहा है और उस क्षेत्र में देखते हैं कि उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। किसानों को कभी कभी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब फसल का समय आता है उस समय किसानों को 1 रुपये 2 रुपये तक में अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है। उसके लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था है और न उस तरह से देखा जाए तो उसके मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। बाहर के
व्यवसायी आकर उसे खरीदते हैं। सबसे मुश्किल ये काम होता है कि इसमें बिचौलिए तो अपना फायदा ले लेते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो किसानों को जितनी मेहनत और लगन वो करते हैं उनको उनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। शिक्षा के क्षेत्र पे देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, पहले की तुलना में काफ़ी चेंज आया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक में देखा जाए, जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2016 में मिला, उसके बाद काफ़ी परिवर्तन इस विश्वविद्यालय ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शोध और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसान इससे जुड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी दूरी किसानों और वैज्ञानिकों और सरकार के बीच की में अगर देखा जाए तो काफ़ी अभी दूरी है। मेरे ख्याल से अभी रोजगार की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए कि रोजगार किसानों में लोगों के बीच कैसे फैले। रोजगार का अभाव अभी किसानों लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में की कमी है, जिसके कारण अभी भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अधिकतर जो रोजगार के क्षेत्र थे वो अभी बंद पड़े हैं। एक आध अभी सरकार की तरफ से पहल की गई, तो अभी जैसे समस्तीपुर में जूट मिल खोला गया, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी बातों में बार बार कृषि की बात आ रही है, और समस्तीपुर को एक बहुत ही पहले कृषि विश्वविद्यालय मिला, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट कर गया, फिर से विश्वविद्यालय हमारे पास है और उससे बहुत लाभ किसानों को मिला है। और जब बिहार के सबसे बड़े किसान समस्तीपुर से सुधांशु जी बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय से किसानों को कितना लाभ हुआ है, और इस विश्वविद्यालय से और क्या अपेक्षाएं आपकी है, और क्या अच्छा हो सकता है समस्तीपुर के लिए ही नहीं वरन बिहार के लिए भी, क्योंकि समस्तीपुर की मिट्टी को उस समय लोगों ने सबसे बेहतर मिट्टी माना था और उस जगह इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और बाद में भूकंप आने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुआ और आज पुनः हम उस विश्वविद्यालय को देख रहे हैं जो समस्तीपुर के लिए एक धरोहर है, बिहार के लिए एक धरोहर है। तो मैं जानना चाहता हूं बिहार के सबसे बड़े किसान सुधांशु कुमार जी से। म्यूट है आपका। क्षमा कीजिएगा। जब भी कृषि की बात आती है तो ये तो खैर कोई इस बात से ये कर ही नहीं सकता है कि पूसा का कितना बड़ा अहम रोल रहा है। ये हमारे किसानों के बीच टेक्नोलॉजी का वितरण होना, नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। मैं अगर तुलना करूं कि समस्तीपुर क्या था पहले और क्या अब है कृषि के क्षेत्र में, तो पूसा का तो अहम रोल है ही। मैं अगर एक सिंपल सा उदाहरण अभी दूं कि मेरे दादाजी जो थे अपने पूरे खेत का पटवन इलेक्ट्रिसिटी से करते थे, मोटर से करते थे, और हमारे पिताजी के समय टोटल पटवन डीजल से होता था। तो एक तरह से हम एक ऊंचाई से नीचे आए और आज ये 1 साल से फिर दोबारा इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर हुआ। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक देता हूँ। एक किसान पहले इलेक्ट्रिफिकेशन के पहले अपना पटवन करने में 1 बीघा में उसको अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये खर्च होता था, क्योंकि वो भाड़े पे पंप लाता था वगैरह। और आप शॉक्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि आज बिजली आने के बाद एक किसान का 1 बीघा का खर्चा 12 रुपया है। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 रुपया है। तो ये किसान के हाथ में 2 धारी तलवार मिला है। एक, इस डेवलपमेंट से समस्तीपुर में, और भी जगह होंगे बिहार में, लेकिन मैं चूंकि समस्तीपुर का हूं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ आंखों देखा। तो एक, जो भी किसान मोटर से पानी पटा रहा है तो उसका इनपुट कॉस्ट सोचिए कितना कम हो गया। तो अगर हम इनपुट कॉस्ट कम कर लेते हैं तो वो एक तरह से मेरे प्रॉफिट में ऐड होता है। अब आप देखिए, जैसे कोई मक्के का किसान है या गन्ने का किसान है, वो इस एक्सपेंस के चलते मात्र 1 या 2 पटवन करता था अपने खेत में, लेकिन अब चूंकि ये एक्सपेंस कम हो गया है, अब वो 4 पटवन कर रहा है। इससे क्या होता है, उसके फसल में दुगनी या तिगुनी वृद्धि हो रही है। तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम में इलेक्ट्रिफिकेशन समस्तीपुर में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये आपको धरातल पर उतर के इस पर मैं खास करके अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि इस पर आप एक
आर्टिकल लिखिए और देखिए कितना फर्क पड़ रहा है ये किसान से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है समस्तीपुर में। सिर्फ एक छोटा सा उसका एक अंग लेके करें। और आप इसी तरह पहले पारंपरिक जो भी ट्रेडिशनल खेती होती थी, पूसा के थ्रू, एक्सटेंशन वर्क के थ्रू, अब चूंकि हमारा मिट्टी इतना अच्छा है, उपजाऊ है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता था और मिल रहा है। और अब इस एडवांटेज के साथ आप इलेक्ट्रिफिकेशन जोड़ दीजिए, डिजिटाइजेशन जोड़ दीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, और यहाँ तक कि हमारे फार्म पर जो सीएम हमारे आए थे इनॉग्रेट करने के पिछले साल, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पटवन और खाद देने का प्रणाली है। बिल्कुल आप लैपटॉप पे बटन दाबिए और पानी और खाद सारे खेत में सारे पेड़ों के पास पाइप के जरिए चला जाता है। ये एक और बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत सारे किसान इस बदलाव में शामिल हो रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ समस्तीपुर के लिए कि क्या हम खेती करते थे, और क्या सिर्फ मैं ही नहीं, अब मेरे गांव आप आइएगा, अगल बगल के जितने छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखिएगा 5 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है हमारे कृषि क्षेत्र में समस्तीपुर में। ये तो सिंचाई की बात हो गई सुधांशु जी। कृषि के क्षेत्र में जहां समस्तीपुर बहुत अच्छा है, कृषि से संबंधित उद्योग के बारे में बताएं, जो पहले थे आज है और क्या आगे हो सकता है। तो पहले जैसे हमारे चाहे जूट मिल हो या शुगर मिल हो, शुगर मिल तो अभी भी एक तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर बदलाव के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक बहुत सूक्ष्म और बहुत सटल एक चेंज आ रहा है, वो है शिफ्टिंग। मतलब अनाज उपजाने से किसान शिफ्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के तरफ, साग सब्जी फल, ये इसके ये प्रोडक्शन के लिए। और इससे क्या नेक्स्ट बदलाव होगा वो है प्रोसेसिंग, जो एक सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है बिहार का। और बिहार के पास अगर कोई पूंजी है और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को अगर कोई पूंजी है तो ये है, क्योंकि हमारे हर एक क्षेत्र में चाहे मसाला हो, फल हो, ये सारा हल्दी, ये सब चीज मिला के आप देखिएगा तो ये तो चिल्ला रहा है ये रॉ मटेरियल्स कि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग सेंटर्स खुले, ट्रीटमेंट प्लांट्स खुले, पैकिंग यूनिट्स खुले, पल्पिंग यूनिट्स खुले, और खुले भी हैं समस्तीपुर में आईटीसी के जरिए। बहुत सोफिस्टिकेटेड चावल बनाने का यूनिट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड आईटीसी उसको शायद कंट्रोल कर रही है, पल्पिंग यूनिट है। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव में हम लोग कोल्ड रूम्स खोल के पैकेजिंग कर रहे हैं। और इनफैक्ट इस सीजन कोविड के समय लगभग 12 से 16 टन हम अपना प्रोड्यूस को भेज पाए पूरे देश में, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। मतलब तो ये भी एक अलग कारोबार हो सकता है जिसका बहुत, और ये कोविड के चलते अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो ये सब नए नए तरीके आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कृषि के क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करें और किसान की आमदनी बढ़ाएं। तो बहुत है काम, बताओ देखेंगे आप। सुधांशु जी, मैं फिर से आपके पास आता हूं। हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं जो कॉलेज में प्राध्यापिका हैं, इतिहास विभाग से जुड़ी हैं, और सीधे सीधे मैं उनके पास चलता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि एक लंबे अंतराल से आप शिक्षा दे रही हैं समस्तीपुर में, और वहां की महिलाओं में शिक्षा व्यवस्था है, तब आपने जो पीछे देखा आज है और कल की क्या संभावना दिखती है नारी शिक्षा में? समस्तीपुर की नारी शिक्षा में क्या संभावनाएं हैं? कल आपने क्या देखा, आज क्या है और आगे क्या संभावनाएं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच पर आपने मुझे बुलाया। हालांकि पहले तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मैं आई बिल्कुल नौसिखुआ की तरफ, और हूँ भी इस मामले में। हाँ, मैं मैट्रिक मैंने किया सिवान से और इंटर में मैं आई समस्तीपुर। समस्तीपुर का मेरा अनुभव अच्छा रहा और शिक्षा का जो स्तर है
वह उन दिनों ज्यादा अच्छा था आज के बनिस्पत। संख्या बहुत बड़ी है। उन दिनों मैं जिस समय पढ़ती थी काफी संख्या में लड़कियां थीं, लेकिन वो संख्या काफी नहीं कही जा सकती है। आज हमारे महाविद्यालय में 5,000 लड़कियां हैं और उस समय 300-400 लड़कियां हुआ करती थी। लेकिन शिक्षा के प्रति रुझान की जो बात है, तो उस समय जितनी लड़कियां एक क्लास में होती थी, टोटल लड़कियां प्रेजेंट होती थी, 1-2 को छोड़कर। और आज की स्थिति ये है कि लड़कियां 400 हैं एक क्लास में, लेकिन आती हैं 4-5 ऐसे करके। उस समय का जो माहौल था कॉलेज का, जब मैं विद्यार्थी थी, उस समय शिक्षकों का स्तर बहुत अच्छा था। मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरे भाई प्रोफेसर हैं वहां पर, अब तो रिटायर कर चुके हैं RNR कॉलेज में, इसलिए उनकी वजह से बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों से मेरी मुलाकात होती थी। जैसे कलेक्टर सिंह केसरी जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। SK झा जी थे, हिस्ट्री के थे। बम बम बाबू, पारस बाबू, बम बम बाबू और केसरी जी, ये तीनों एक साथ मुझे मिले थे तुलसी जयंती में। और कलेक्टर सिंह केसरी के हाथों मुझे जब प्राइज मिला था, तो मुझे उस समय जितना आनंद नहीं आया, उससे ज्यादा आनंद आ जाता है कि कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां उस समय हुआ करती थी जब मैं विद्यार्थी थी। और आज जब मैं शिक्षक हूँ, तो वैसे वैसे व्यक्तित्व का अभाव हो गया है, जबकि हम लोगों को वैसा समाज बनाना चाहिए था। लेकिन कुछ तो सिस्टम की गड़बड़ी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने भी सिस्टम को खराब करने में अपनी भूमिका निभाई है। हम लोगों को आगे आना चाहिए। संख्या की दृष्टि से महिलाओं की शिक्षा काफी बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है, और जिन लड़कियों को पढ़ना है, कुछ करना है, वे लड़कियां समस्तीपुर में अब नहीं रहती हैं। सारी की सारी लड़कियां बाहर चली जाती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के साथ बात है, लेकिन लड़कियों के साथ एक बात यह है कि सारे लोग अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज पाते, इसलिए कुछ अच्छी लड़कियां अभी भी हैं। और क्वालिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लड़कियों में क्वालिटी की कमी नहीं है। उनमें इंटेलिजेंस बहुत है, मेधा शक्ति है उनके पास, लेकिन उस तरह का अवसर हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। और इसके लिए हम, जैसा कि पहले मैंने कहा कि सिस्टम दोषी है, उसके साथ और सिस्टम में सभी लोग आते हैं, समाज भी आता है, शिक्षक भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं। तो सभी लोग मिलकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं। इसलिए शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पा रहा है। और अभी जैसे हमारा मोहल्ला ही है, तो इसके पहले जब शुरू में हम लोग थे, उस समय काफी संख्या कम थी, जनसंख्या कम थी। तो ये सब सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छे लोग थे। जैसे बच्चों का लालन पालन, खेलना कूदना, ये सब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता था। अभी सौहार्द की कमी नहीं है, लेकिन हमारा अभी का जो समस्तीपुर का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, वह घुटना भर पानी में डूबा हुआ है। इसके लिए म्युनिसिपैलिटी दोषी है, प्रशासन दोषी है, और साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी उस सिस्टम में अपने को ठीक करने की कोशिश नहीं की, नाला की व्यवस्था अपने घर की नहीं की। इसलिए आज समस्तीपुर को छोड़कर मुझे आज गांव में आना पड़ रहा है। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, हालांकि मुजफ्फरपुर सटे मुजफ्फरपुर में मैं हूँ, लेकिन समस्तीपुर में रहना एकेडमिक दृष्टि से मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है पताही में रहने से। तो वो पानी की वजह से हम लोग को हटना पड़ा है वहां से। तो ऐसा कोई भी नेता नहीं है, चाहे वैसा कोई भी बुद्धिजीवी, जैसे हम लोग तो बुद्धिजीवी ही हैं, कोई उसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रहा है, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ये आगे हम सभी मिल बैठकर शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, ये सभी लोगों को मिलकर इन समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है
कि किस तरह से हम लोग समस्तीपुर को एक उन्नत शहर बना सकते हैं, जबकि सरकार कह रही है स्मार्ट सिटी की बात कह रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए अगर आ भी जाता है, प्रोविजन हो भी जाता है, तो क्या हमारी मानसिकता वैसी है कि हम स्मार्ट सिटी बना लेंगे? सबसे पहले हम लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और जो हम सड़क पर ही घर बना लेते हैं, इसमें सिस्टम हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो हम अपनी सुविधा तो चाहते हैं, लेकिन ये हमारा जो जीवन का एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो, उसमें हम जीने की कामना करते हैं, लेकिन जीने दो में हम असमर्थ हो जाते हैं। और इसी वजह से हमें हमारे सामने समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है, मनुष्य के सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है, बौद्धिक स्तर पर भी पड़ता है, और मनुष्य के ऑन द होल व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। मैम पुनः मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं की आवश्यकता है। मैम पुनः मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश कुमार मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आप देर से आए, लेकिन हमारे पटल पर आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और बहुत देर से इन सारी बातों को सुन रही हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे काफी प्रेरणा मिलती है। आप नारी सशक्तिकरण की मिसाल हैं। अमृता जी, जिन संदर्भों में अभी तक बातें हुई हैं, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती रही। राजनीतिक दृष्टिकोण से समस्तीपुर को आप कैसे देखती हैं? कल का समस्तीपुर, आज का समस्तीपुर और आने वाला समस्तीपुर। इस धरती से अभी भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समस्तीपुर को आप किस दृष्टि से देखती? सभी लोगों को नमस्कार है मेरा। हमारे सभी सीनियर हैं, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत गुस्ताखी करना मेरे लिए कहीं भी उचित नहीं होगा। फिर भी जब जिले की बात आती है तो जुबान फिसल ही जाती है। अगर कुछ गलतियां हो तो मैं पहले ही माफी चाहती हूँ। कहते हैं कि हर वसर का फर्ज है तत्पर रहे तकदीर में, वक्त आने पर मिलेगा जो लिखा तकदीर में। समस्तीपुर आज भी वाट जो रहा है ऐसे नेता का जो आकर यहाँ के औद्योगिकरण का जो अनदेखी आज तक हो रहा है वो शायद ना हो, चाहे वो ठाकुर पेपर मिल हो, चाहे खादी ग्राम उद्योग हो पूसा का, या फिर चीनी मिल हो। राजनीति अखाड़े में आने के बाद चीनी मिल का भोंपू तो बजा है, लेकिन मजदूर आज भी काम का वाट जो रहा है। सारे परिदृश्यों को देखते हैं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, तो एक नजर जब जाती है प्रशासनिक स्तर पर, तो यह निंदनीय है कि प्रशासनिक स्तर पर भी समस्तीपुर सुदृढ़ नहीं नजर आता। राजनीतिक स्तर पर यह अमीर जरूर है, रिच जरूर है, लेकिन राजनेताओं की आंखों का तारा अभी तक समस्तीपुर क्यों नहीं बन पाया, यह सोचने योग्य है। अभी जो समय है चुनाव का, इसमें अभी मैडम ने कहा कि शहर का जो काशीपुर हट कहा जाता है, अगर हम पटना की बात करते हैं तो कंकरबाग। एक मैं कहानी भी इसमें छोटा सा सुनाना चाहूंगी आपको, इस परिदृश्य के बाद, इन सारी बातों के बाद, चूंकि काशीपुर की बात आई है और शहर की बात आई है। पूरा शहर उसी स्थिति में है जिस स्थिति में मात्र पटना शहर हो गया था। लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे निकल रहे हैं। काफी डॉक्टर्स वहां रह रहे हैं, काफी प्रोफेसर्स वहां रह रहे हैं, और पढ़ाई का एक तरह से अखाड़ा काशीपुर समझा जाता है अपने जिले के लिए, और वह 2 महीने से पानी में डूबा हुआ है और कोई सूद नहीं ले रहा है। मैं इस कई सारे जो नेता बाजार में उतर कर काम कर रहे हैं, मेरी बात उनसे सीधे सीधे इस विषय पर हुई, और उन लोगों ने ऐसे बातों को मोड़ दिया जैसे उनके अंदर चाह ही नहीं है कि शायद
उस काशीपुर में मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि मैडम, गंडक पानी से भरा हुआ है और वहां से आखिर पानी ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। मैं आज सार्वजनिक नेताओं को बता देना चाहती हूँ कि काशीपुर मोहल्ले में अगर पानी खींचना चाहें तो वो पानी कहाँ जाए। देखा कि कुछ वहां जो सड़कें बनाई गई हैं, वहां जो नालियां बनाई गई हैं, उसको खत्म किसी ऐसी जगह नहीं किया गया जहां नाली से पानी जा सके। सड़कें बना दी गई हैं, उसके अंदर नाली बना दी गई है काशीपुर में, लेकिन नाली का पानी कहाँ जाए ये बनाया ही नहीं गया। आधे रास्ते में नाला है, आधे रास्ते में नहीं, कहीं है कहीं नहीं है। तो जब आप पानी जाने का रास्ता नहीं देंगे, स्वाभाविक है कि इकट्ठा होगा, वो फिर सड़क पर आएगा और फिर घर में जाएगा। तो अगर नेता चाहें, और नेता ही नहीं, अगर 1 किलोमीटर दूर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों का ऑफिस नहीं है, अगर वो चाहें तो चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन चाह ही नहीं है। अब इस निष्क्रियता का कारण भी मुख्य रूप से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर ये निष्क्रियता क्यों। निष्क्रियता सिर्फ इसलिए बिल्कुल क्षेत्र में आपने सच्चाई उजागर समस्तीपुर किया के है। वोटरों से, मतदाताओं से वोट लेने के बाद नेता, जब इलेक्शन का टाइम आता है, यहाँ के स्थानीय लोग घूमते हैं, और जब मत देने की बात आती है लोग मत देते हैं, लेकिन जो जीतने वाले होते हैं वो उन चीजों को देखते नहीं। मतलब सीधी सी, इस समस्तीपुर को बदलाव चाहिए। अगर समस्तीपुर की जनता चाहती है कि वह प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ हो, कि कलेक्ट्रेट के गेट के सामने किसी को गोली न लगे, मार्केट से घर जाता हुआ सुनार छीना है, एसडीओ ऑफिस के बगल में बसा हुआ स्टेट बैंक के मेन ब्रांच के अंदर रुपए ना छीने जाए, सोच समझ कर किसी पार्टी पर जाकर अमृता जी, पुनः मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ वरिष्ठ हमसे हमारे अखिलेश मिश्रा जी, जो पूर्व प्राचार्य हैं, जुड़ गए हैं, और हमने बहुत विषयों पे चर्चा कर ली है, कृषि पर, उद्योग पर, नारी की शिक्षा पर। आप शिक्षाविद रहे हैं सर, आपने बहुत दिनों तक शिक्षा दी है। तब की शिक्षा व्यवस्था समस्तीपुर की और आज की शिक्षा व्यवस्था, आप क्या कहना चाहेंगे समस्तीपुर के बारे में? समस्तीपुर का शैक्षिक माहौल कैसा है? सर, मेरी बात को आप सुन रहे हैं? अखिलेश मिश्रा जी, सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोलिए सर। समस्तीपुर के शैक्षणिक माहौल के बारे में बताएं। समस्तीपुर अपने आप में तो बहुत समृद्ध रहा है शुरू से, लेकिन शैक्षणिक माहौल के स्थिति में ऐसा हुआ, जो यहाँ पर कॉलेज की स्थिति और प्रशासन की स्थिति दोनों में जो तालमेल का अंतर रहा पिछले 15-20 साल तक, और अभी तक भी, खास करके उच्च शिक्षा में, जिसके कारण ही ये रोगग्रस्त हो गया है। सारे कॉलेजों में दो स्थिति, एक शिक्षकों के प्रति सरकार की उदासीनता,
इधर 5, 7, 10 साल से कुछ ठीक हुआ है। बावजूद इसके पहले तो ऐसी दुर्गति थी जिसमें शिक्षक पलायन की स्थिति में चले आए थे। घर लौटने के नजदीक जहां वो रह सकते हो वहां चले गए थे, और इधर आकर के ऐसी स्थिति अभी तो सुना जो मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में चूंकि मेरी शिक्षा हुई थी लंगट सिंह कॉलेज में, वहाँ 3 हॉस्टल थे। तीनों हॉस्टल, लंगट हॉस्टल, ड्यूक हॉस्टल और न्यू हॉस्टल, तीनों हॉस्टल को बंद करना पड़ा, अभी बंद है। तो कहने का मतलब यहाँ पर समस्तीपुर जिला में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है वहाँ पर विद्यार्थियों के रहने की कोई सुविधा नहीं है। और हमको लगता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें किसी में हॉस्टल नहीं है। विद्यार्थी या तो दूर से आते हैं और आकर के पढ़ने की स्थिति बनाते हैं, या प्राइवेट मकान में रहते हैं जो जहाँ पर उनका शोषण भी होता है और उनके रहने में असुविधा भी होती है। तो इसलिए उच्च शिक्षा की स्थिति तो बहुत दुर्गति की स्थिति में है। और महिला शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक कॉलेज है यहाँ पर, महिला कॉलेज, जो अभी स्थानांतरित होकर के वो उसको कुछ स्थान के क्षेत्र में माने वो उनका कैंपस थोड़ा अच्छा हो गया है, इसलिए जेल में स्थानांतरित हो गया है उसके बाद से। तो उसको छोड़ करके और सारे कॉलेजों की स्थिति वैसी ही है। तो सरकार की उदासीनता, और ऐसा है जो जिस किसी विभाग में 15-15 शिक्षक थे वहाँ पर 1-2 शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। विद्यार्थी केवल अपनी हाजिरी दे करके खाना पूरी कर लेते हैं और उनसे परीक्षा ले ली जाती है और वो पास भी कर जाते हैं। अब वो ऊपर वाला जानता है कि उन्हें कितनी शिक्षा मिलती है, और सर्टिफिकेट के आधार पर वो नंबर भी पा जाते हैं और पास भी हो जाते हैं, लेकिन उनके योग्यता का स्तर क्या होता है वो तो ईश्वर ही जानता होगा। इसलिए सरकार की ऐसी उदासीनता, शिक्षकों की भर्ती, विद्यार्थियों की रहने की सुविधा और पठन पाठन के लिए जब तक सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ पर उच्च शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती ही चली जाएगी। माध्यमिक और ये बुनियादी शिक्षा की स्थिति ऐसी ही है, जो नए शिक्षक जो आए हैं वो उनकी नियुक्ति सरकार ने औने पौने कैसे की भगवान जाने, और विद्यालय के मकान जो हैं उदाहरण के तौर पर किसी जमाने का सबसे पुराना, और हम समझते हैं बिहार का पहला ऐसा विद्यालय पूसा उच्च विद्यालय है जिसमें 22 शिक्षकों के और 6 शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा प्राप्त थी। अंग्रेजों के समय से सारे मकान गिर गए, और अथवा आंशिक रूप से कुछ बने हुए भी हैं, वो भी गिरने की स्थिति में हो गए। लेकिन सरकार की ऐसी उदासीनता है कि उसके प्रति उनका कोई ख्याल नहीं। सरकार की तरफ से वो मकान बन तो सकता ही नहीं है, उसके मरम्मत के लिए भी शायद पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण वो सारे मकान गिर रहे हैं। तो और कमोवेश यही स्थिति है, और भी हाई स्कूल की। अभी पूसा उच्च विद्यालय का मुख्य भवन, जो प्रशासनिक भवन अथवा जो शिक्षण वर्ग के लिए बने हुए 1904 में जो अंग्रेजों ने बनाया, वो मकान भी गिर रहा है, उसकी भी स्थिति बद से बदतर हो रही। तो इसलिए यहाँ की समस्तीपुर जिला की शिक्षण व्यवस्था सरकार की उदासीनता के कारण, वैसे तो पूरे बिहार की वही स्थिति है, लेकिन समस्तीपुर जिला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और इसमें सरकार के देख रेख उस पर व्यय करने की स्थिति जब तक नहीं बनती है, हमको नहीं लगता है जो इसमें सुधार होने को।
मैं पुनः अभय जी के पास आना चाहता हूं। आप इन सारी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, बहुत सारी बातें आपके जहन में उतर रही होंगी। हमने स्वास्थ्य पे अभी तक चर्चा नहीं किया, समस्तीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। एक कोरोना काल से हम गुजरे हैं। क्या कोरोना काल में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था समस्तीपुर को मिली, क्या आप उससे संतुष्ट नजर आते हैं? अभय जी, अगर असलियत देखा जाए, जी, स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में देखा जाए तो पहले से तो कोरोना काल में सभी लोग एक्टिव जरूर हुए थे, लेकिन जमीनी हकीकत तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब अभी वर्तमान स्थिति में लोग कोरोना पॉजिटिव के लिए मतलब ये कोरोना की जांच हो रही है और जांच होने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन भेज दिया जाता है। होम क्वारंटाइन पर जाने के बाद वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उनकी क्या व्यवस्था है, इसको जानने वाला कोई नहीं। आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ पूसा में ही अगर देखा जाए तो एक आइसोलेशन वार्ड बना है, लगभग 200 से अधिक लोगों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन वहां अगर देखा जाए तो एक भी आदमी वहां रहता नहीं है। एक सरकार का खर्च तो लाखों में जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां एक भी व्यक्ति वहां नहीं रहते। एक से कभी एक फिगर में दिखता है, कभी एक है या कभी 2 लोग रहते हैं। वर्तमान व्यवस्था अगर देखा जाए तो कोरोना को छोड़ दो, कोरोना की स्थिति तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। चिकित्सकों की व्यवस्था तो बहुत सारा किया गया, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी हकीकत यह है कि जब चिकित्सकों के किसी के भी अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था होने के बावजूद भी कोई भी अभी अस्थायी तौर पर रहते नहीं, अभी भी उनका आना जाना उसी पहले की तरह ही आना जाना लगा रहता है। व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पहले के व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में इतना ही है कि पहले से थोड़ा लोग एक्टिव हो गए, बाकी व्यवस्था वैसे ही है जैसे पहले चल रही थी, कोई खास अंतर उसमें नहीं देखा गया। लोग सरकार का जितना खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार को उसका फीडबैक भी लेना चाहिए। नहीं तो अभी वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो बस स्थिति एक आप कोरोना का जो की जांच चल रही है उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या दे रहा है और उसकी व्यवस्था का लाभ कितने लोगों को उससे मिला है। अभय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे लेना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर रही, कितना विकास हो पाया? आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समस्तीपुर उजियारपुर लोकसभा से सांसद हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखा जाए विकास तो हुआ है, इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सुधांशु भाई एग्रीकल्चर की फील्ड में कृषि के क्षेत्र में काफी बताए, लेकिन यह भी तय है कि कई मामलों में देखा जाए तो अभी भी बहुत पिछड़ा है। काफी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे एजुकेशन हम लोग के लिए सबसे ज्यादा बुनियादी अगर देखा जाए, बच्चों की शिक्षा सबसे अहम मानी जाती है। स्कूलों की व्यवस्था आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं शिक्षक ज्यादा है तो बच्चे कम, कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ 35 बच्चे होंगे और 7 शिक्षक होंगे, कहीं ऐसी भी व्यवस्था है जहाँ 4 बच्चे मतलब 4 शिक्षक है और 400 विद्यार्थी हैं। स्कूलों को +2 बना दिया गया, वहां शिक्षक का पता नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल प्राय किसी भी विद्यालय में कोई कह दे कि शायद ही किसी विद्यालय में प्रैक्टिकल की व्यवस्था आज भी हुई हो। कॉलेज की व्यवस्था वही है, आज भी लोग स्कूल कॉलेज जो भी जा रहे हैं, कॉलेज अगर बच्चे जा रहे हैं तो बस उसी दिन देखने को मिलता है जब उनका एडमिशन होता है, उनका जब रजिस्ट्रेशन होता है या फिर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने जाता है। बाकी दिन शायद ही किसी कॉलेज में गिने चुने बच्चे जाते हैं। एजुकेशन की व्यवस्था, प्राथमिक व्यवस्था शिक्षा से लेकर और हायर सेकेंडरी तक कहें तो सबकी व्यवस्था एक जैसी है, कोई खास फर्क नहीं देखा गया है। कॉलेज में भी स्थिति वही है। यहाँ माध्यमिक की व्यवस्था अगर देखें तो अभी जस्ट आगे बता रहे थे हाई स्कूल पूसा की ही बात, वहाँ लगभग हम समझते हैं कि लगभग 2.5 दर्जन से अधिक शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो 200 और 250 है, और रहने वाले बच्चे अगर रेगुलर बच्चे पढ़ने वालों की संख्या होगी तो मुश्किल से 100 बच्चे या 50 बच्चे अगर सेकंड हाफ के बाद आप देखेंगे तो मिलेंगे। तो होता क्या, जबकि मेरी जानकारी जहां तक है लगभग वहां पे 30 से ऊपर ही शिक्षक, वहां +2 तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन +2 में एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे +2 विद्यालय कर दिया गया, लेकिन वहां एडमिशन कैसे हो रहा है और उनका शिक्षा व्यवस्था क्या है, सरकार की सोच क्या है और उस पर क्या अमल हो रहा है, इसका फीडबैक सरकार को लेना चाहिए। फीडबैक नहीं लेने के कारण ही हम समझते हैं कि सर एडमिशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, वो डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, न कि अपनी गुणवत्ता के अपने एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं।
ज्ञान से मतलब बच्चों को नहीं रह गया है, मतलब उसको रह गया है डिग्री कैसे मिलेगी। हमको लगता है शायद हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि सरकार की मंशा भी शायद इसी ओर जा रही है कि वो डिग्री ले, कि मतलब हम केवल लेवल बनाए कि एजुकेशन का लेवल हमारा बना रहे कि बिहार हमारा शिक्षित है, लेकिन हम समझते हैं कि उसमें कहीं भी उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो किसी फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में देखे तो कहीं से भी उसका लेवल जो है वो कहीं से भी वो पहले और आज में देखा जाए तो पहले हम लोग एक सरकारी विद्यालय से ही पढ़े थे, उसी हाई स्कूल के विद्यार्थी हम लोग भी रहे हैं, लेकिन आज की व्यवस्था और उस समय की व्यवस्था देखते हैं, उस समय हम लोग के स्कूल में उसी हाई स्कूल पूसा की बात अगर हम कहें तो वहां पे 4 सेक्शन चला करता था। आज एक सेक्शन भी चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। काफी स्कूल खुल रहे हैं आजकल, अब तो पंचायतों में हाई स्कूल खोलने की बात हो रही है, लेकिन वहां आप जाकर देखें स्थिति यह है कि एडमिशन तो हो रहा है लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं। लेकिन कहीं ऐसी भी स्थिति है जहां शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन वहां और व्यवस्था कुछ भी नहीं। कंप्यूटर का एडमिशन हो रहा है, कंप्यूटर की व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था सरकार की तरफ से तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कम नगण्य दिखती है। बहुत अच्छा सर, आप साफगोई से सभी बात को बता रहे थे। हम सुधांशु जी के पास आना चाहते हैं। सुधांशु जी, समस्तीपुर को सजाना हो, संवारना हो तो 5 ऐसी कौन सी बातें आपके जहन में है जिसे आप इस पटल पर रखना चाहेंगे? और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन जो इस तरह की परिचर्चा करा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? दोनों बातों को मैं आपसे जानना चाहता हूं। म्यूट है सर, म्यूट है। सबसे पहले मैं, अगर आप हमसे प्राथमिकता के तौर पे पूछेंगे तो हेल्थ, जैसे और अभय जी बोल रहे थे, अमृता जी भी बोल रही थी, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये मिशन मोड में अब काम होना चाहिए समस्तीपुर में, क्योंकि स्वास्थ्य एक इतना इम्पोर्टेंट अब एस्पेक्ट हो रहा है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का, और एजुकेशन। ये 2 स्तंभ अगर हम समस्तीपुर के ठीक कर लें तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि मिशन मोड में हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 एक चीज है जिस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट को खास ध्यान देना चाहिए अगर हम चाहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट एक नए हाइट पर पहुंचे, एक नए आयाम पर पहुंचे। और जिस तरह आप लोग मिलके इस तरह की परिचर्चा करवाते हैं, इसका अगर टॉपिक वाइज, जैसे आपने, ये तो खैर बहुत ब्रॉड टॉपिक है, समस्तीपुर कल, आज और कल, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर ने सभी जिला को टच किया है। जी हाँ, जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर टॉपिक्स को और स्पेसिफिक अगर रखा जाए तो शायद इसका और अच्छा एक डिस्कशन हो, इससे और अच्छे परिणाम निकले। लेकिन जो ये एफर्ट आप कर रहे हैं जिलावार, हर एक जिला को हाईलाइट करना और उसका पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा पहल है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि इस तरह की परिचर्चा सिर्फ कृषि पे भी होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा और प्रिसाइज और स्पेसिफिक बातें और निकल के आएंगी। जी हाँ, कृषि पर तो मैं एक दिन आपको आमंत्रित किया भी था, फिर आने वाले समय में आपको आमंत्रित करूंगा। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार स्वाभिमान आंदोलन सभी समसामयिक मुद्दों को लेकर परिचर्चा लेकर आ रहा है। और अब मैं शारदा सिन्हा मैम से जानना चाहूंगा कि 5 ऐसे कौन से चीज हैं जो समस्तीपुर को सजा सकता है, संवार सकता है? ये जब हम गुलाम थे उस समय मिट्टी की जांच की बात हुई तो उत्तम किस्म की मिट्टी मिली पूसा में, समस्तीपुर में जी। तो कृषि की दृष्टि में ऐसे सुधांशु जी तो बहुत बड़े किसान इनको हम क्या कहें, ये तो इंटरप्रेनर हैं और बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इनके साथ बहुत बड़ा काफिला भी है और बहुत युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में हम पूसा से ले सकते हैं और ऐसे लोग, सुधांशु जी और इनके साथ और भी लोग हैं
उनके साथ जुड़कर कृषि के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। उसी समय आजादी मिली उसके तुरंत बाद समस्तीपुर की भूमि इतनी उपजाऊ थी या ग्राम्य व्यवस्था सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर ये बिरौली का ग्रामीण संस्थान बनाया गया। तो जरूर यहाँ की क्वालिटी देखी गई होगी तभी ये काम किया गया। तो निश्चित जो हाँ, तो बिरौली अभी हमको लगता है कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य में वो सफल नहीं हो रहा है, वो भटक गया है। जैसे सारी चीजें भटकी हैं वो भी भटक गया है अपने उद्देश्य से। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी, जैसे गांधी जी ने ही कहा था कि हम हर चीज के लिए अगर सरकार की तरफ ही टकटकी लगाएंगे तो वो सुराज नहीं होगा और व्यवस्था कभी भी नहीं सुधरेगी। तो इसलिए समाज का जो आत्मिक बल है और ये स्वाभिमान आंदोलन आप जो खड़ा कर रहे हैं, तो स्वाभिमान आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी सफलता यही होनी चाहिए कि हम ऐसे जो सौभाग्य से समस्तीपुर को मिला है ग्रामीण संस्थान, इसका विकास करें और इसका लाभ लें। इसके बाद समस्तीपुर को ही जैसे कस्तूरबा ट्रस्ट जो बनाया गया, गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो चिंतन किया और उनके विकास, महिला और बच्चों के विकास के लिए जो योजना बनी, तो उसके लिए पूसा रोड में कस्तूरबा ट्रस्ट बनाया गया। आज एनजीओ बहुत सारे ऐसे संगठन चला रहे हैं, महिला शेल्टर और क्या क्या सब होता है, जहां रोज दिन आप देखते हैं कि किस तरह की बातें उठती रहती हैं। और कस्तूरबा ट्रस्ट जो इतना बढ़िया उसका सेटअप है, हर चीज उसकी अच्छी है, लेकिन वो उसी तरह खंडहर बना हुआ है, उपेक्षा का शिकार हो गया है, कोई उसमें जाता नहीं है, कोई सरकार नहीं ध्यान देती है, जो हमारा नेता होता है वह भी ध्यान नहीं देता, हमारा सामाजिक कार्यकर्ता होता है वह भी उसकी उपेक्षा करता है। तो कस्तूरबा ट्रस्ट नया करने की जरूरत हम लोगों को अभी नहीं है, जो हमारी पुरानी चीजें हैं उसी को हम व्यवस्थित करें। तो कस्तूरबा ट्रस्ट कहते हैं, पहला सवाल आपने मुझसे यही पूछा था कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समस्तीपुर की क्या स्थिति है, तो मैं कहूंगी कि कस्तूरबा ट्रस्ट को की उचित व्यवस्था करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कारगर कदम उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके बाद खादी भंडार भी समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा केंद्र मिला, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज खादी भंडार की जो स्थिति है वह भी उसी तरह खंडहर पड़ा हुआ है। और सबसे विडंबना तो यह है कि जिनको हम रक्षक बनाते हैं वही इसके भक्षक निकल जाते हैं। जो इसके एम्प्लॉई थे या काम करने वाले थे, मैं थोड़ा सा बोलना कभी कभी कटु जरूरी होता है और आपने ये मंच दिया है इसलिए मैं कटु बोलना चाहती हूँ, जानबूझकर बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को उसका दायित्व दिया गया उन्हीं लोगों ने उसको लूट दिया। जितने उसके फर्नीचर थे सबों के घर में चले गए। तो इस पर भी समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, सरकार कमजोर होती है समाज से, समाज का इतना बड़ा दायित्व है और पूसा रोड और उस क्षेत्र का दायित्व है कि आप और हम भी वहीं के निवासी हैं, हम उस पर नजर रखें और कोई गलत नहीं कर सके इस पर ध्यान दें। लेकिन अगर गलत किसी की गलती को हम पकड़ेंगे तो सबसे पहले खुद को सही होना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सभी लोग स्वार्थ में इस तरह से घिरे हुए हैं कि हम परमार्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो करता है उसको भी छोड़ देते हैं कि चलो मैं भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा है। तो इस बात को छोड़ना होगा और स्वार्थ से हटना होगा, अपनी दृष्टि थोड़ी सी विस्तृत करनी पड़ेगी, जो संकीर्ण हमारी सोच है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें खादी भंडार, उसके बाद धार्मिक मामले, जैसे समस्तीपुर एक सौहार्द का बहुत अच्छा नमूना है, खुदनेश्वर। ऐसे मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा सा अगर मैं ये भी चाहूंगी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी रख दूं, तो प्राचीन से लेकर अद्यतन समस्तीपुर की जो विरासत है वो बहुत कम जगह की होती है। जैसे प्राचीन काल में हम देख लें तो ये दलसिंह सराय के पास पाण स्थान है, वहाँ एक दलही पोखर, भतही पोखर और मड़ही पोखर है, तीन, उसमें गई भी हूँ और उसका संबंध है महाभारत काल से। उसी तरह
पाण में खुदाई भी हुई है। करियन में उदयनाचार्य जो वैशेषिक दर्शन 6 दर्शन है, उसमें वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे उदयनाचार्य। तो इस दृष्टि से समस्तीपुर बहुत विकसित है। और मैं सौहार्द की बात बोल रही थी, तो खुदनेश्वर स्थान है मोरवा में, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का समन्वय है वहां पर, क्योंकि शिवालय है और उसके बगल में एक खुदनी मुस्लिम थी, वो भक्त थी, उनकी भी वहां पर एक मूर्ति बनाई गई है। तो उससे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो उन सारी चीजों को हमको हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, समाज के सामने। सांप्रदायिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इससे भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। इसके बाद धार्मिक मामले, तो ऐसे ऐसे विभूति हुए हैं जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में, जैसे छत्नेश्वर मिश्र एक थे, छत्नेश्वर झा मुजौना में, तो उस समय, आज के समय में 70s में उनका निधन हुआ है। उस समय भी वे सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी आना चाहिए, इतिहास में उनको स्थान मिलना चाहिए। और ये प्राचीन काल का तो मैंने कह दिया। विद्यापति जो वैनी में वैनवार राजवंश में शिव सिंह के दरबारी कवि थे, और वे विद्यापति धाम में मरे। विद्यापति धाम में बीमार होके गए और उन्होंने कहा कि माँ को आना पड़ेगा, गंगा माँ को। तो गंगा माँ को आना पड़ा। और विद्यापति धाम एक बहुत बड़ा धाम है, बहुत उसका महत्व है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य होता है वो साहित्य समाज का दर्पण है कहा गया है, तो इसलिए इन सारी चीजों को भी समाज में लाने की जरूरत है। और बिदौलिया गांव, जैसे बिदौलिया, जितने समस्तीपुर में बहुत सारे बिदौलिया गांव हैं, और नरघोघी, तो समस्तीपुर में ये सारे जो गांव थे, जैसे स्कूल ऑफ थॉट जो होता था, तो जैसे नरघोघी एक हो गया, फिर बिदौलिया में वैद्यालय से बिदौलिया बना। और आप गौर करिएगा कि जितने भी बिदौलिया नामक गांव हैं, उन सभी गांवों में ये वैद्य लोग होते हैं। तो औषधालय वहां पर हुआ करता था, और वैद्य के, आयुर्वेद के क्षेत्र में वह सब क्षेत्र काफी बढ़ा हुआ था। तो ये सारी जो प्राचीन चीजें हैं, जो हमारी दृष्टि से अलग हैं, उन चीजों को उजागर करके हम लोगों को ये स्थापित करने की आवश्यकता है, और सब लोगों को इसकी शिक्षा देने की जरूरत है। हम लोग उसी तरह हैं जैसे कस्तूरी का मीरक ज्यों फिर सूंघे घास। अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों की खोज के लिए और तथाकथित डेवलपमेंट के लिए हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन जो अपनी चीजें हैं जिनसे हमारा नैसर्गिक विकास हो सकता है, उन चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए आज हमारा जो ये मंच है और इसमें जो डिस्कशन हो रहा है, इससे हम लोगों को ये बहुत अच्छी चीजें मिली, और इन चीजों से लाभ लेकर हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में यही सारे सुझाव थे जो बहुत अच्छा मैम, आपने तो समस्तीपुर के बारे में जो जानकारी दी है उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अमृता जी, मैं आपके पास आता हूँ। अमृता जी के नजरों में कैसे सबरेगा समस्तीपुर? 5 वो बात अमृता जी के जहन में भी उतर रही होंगी बातें कि समस्तीपुर को अगर अमृता को सजाना है तो वो कैसे सजाएंगी, कैसे संवारेंगी? अमृता जी, जब किसी व्यक्ति को संवारना हो तो उसे श्रृंगार किया जाता है, कोई महिला हो पुरुष हो, उसे, और उनको अगर सही सुंदर बनाना हो तो उसका श्रृंगार होता है। ठीक वैसे ही अगर जीवन संवारना हो तो उसकी सांस्कृतिक, उसकी सामाजिक व्यवस्था और साथ ही उसका जो भौगोलिक व्यवस्था है उसको संवारने की जरूरत है। हमारा ये छोटा सा शहर, तो शहर छोटा है लेकिन जिला बहुत बड़ा है, और इसको संवारने के लिए हमें इतिहास को, जो हमारा गढ़ा हुआ इतिहास है, उसको समेटना पड़ेगा।
और वर्तमान में जीते हुए भविष्य की रचना करनी पड़ेगी। भविष्य की रचना के लिए हमें राजनेताओं पर और प्रशासनिक अधिकारियों से अलग हटना पड़ेगा और जिम्मेदारी सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों को लेनी पड़ेगी। और जब समाज के लोग जिम्मेदारी लेंगे तो शिक्षा बढ़ेगा, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारे घर की बहुएं सुरक्षित होंगी। आज हाथरस की जो घटनाएं हैं वो पूरे फैल रही हैं, लेकिन समस्तीपुर में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, होती हैं। महीने में कितनी ही घटनाएं हो जाती हैं, शायद अखबार के पन्नों पर दिखती भी नहीं। प्रशासन उसे नजरअंदाज करता है और हम लोग अपनी नजरें झुकाकर रह जाते हैं। तो जब समाज सुदृढ़ होगा, हमारा समाज जब चाहेगा कि मैं अपने को सुरक्षित, अपने को समृद्ध और अपने को बलवान बनाऊं, तभी जिला सुरक्षित होगा, संपन्न होगा और किसी के लिए मोहताज नहीं होगा। आज जैसे हम प्रशासन की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था खराब होने की बात करते हैं, तो और राजनेताओं की बात करते हैं, एक बात जरूरत है कि समस्तीपुर का समाज इस प्रशासनिक व्यवस्था को नकार कर देखे, राजनीतिक व्यवस्था को नकार कर खुद की शक्ति का आकलन करके देखे, समस्तीपुर खुद पर खुद एक सुंदर सुनहरा अवसर अपने लिए गढ़ लेगा। और जरूरत है इस स्वाभिमान आंदोलन जैसे मंच की, जहाँ समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार के लोग इस मंच से जुड़े और अपनी स्थिति दर्ज कराएं, अपनी स्थिति समझे और फिर एक कदम आगे बढ़े, तो अवश्य ही पूरा जिला ही नहीं बिहार बढ़ेगा और नया इतिहास फिर से गढ़ेगा। धन्यवाद नीरज। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी के पास पहुंच रहा हूं और काफी वरिष्ठ हैं हम लोगों के बीच। आप क्या कहना चाहेंगे वो 5 मुख्य बातें जिससे हम समस्तीपुर को सजा सके, संवार सके? आवाज म्यूट है आपका, म्यूट म्यूट। म्यूट बटन को टच करें। आवाज नहीं मिल रही है कुछ भी मुझे। उनका म्यूट हो गया ना। अखिलेश सर म्यूट है शायद। हाँ म्यूट है, म्यूट है। बुजुर्ग लोगों को एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, बोलिए बोलिए। वो समस्तीपुर जिला का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था जी 1970-72 में, तो उस दिन संजोग है जो हमको उस मीटिंग में रहने का मौका मिला। सरदार मोहिंदर सिंह उसके कलेक्टर, फर्स्ट कलेक्टर होकर के आए थे। तो उन्होंने कहा था कि समस्तीपुर जिला का गुलमर्ग है पूसा और उत्तर बिहार का गुलमर्ग है पूसा। ये समस्तीपुर के लिए एक सबसे अच्छी बात है। तो समस्तीपुर नंबर 1, तो समस्तीपुर से पूसा जाने आने और पूसा के संस्थानों का उत्थान, इसके बारे में सोचना एक पहला काम होना चाहिए। नंबर 2, समस्तीपुर जिला के किसानों के उन्नयन के लिए यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, केवल 2 ही इंडस्ट्री था।
एक था ऊख, ये शुगर मिल, जी हाँ। और एक था जूट मिल। आज से 6 महीना पहले तक के तो दोनों बंद था, लेकिन संजोग की ऐसी बात है कि अब जूट मिल खुल गया, लेकिन 20 वर्ष से चीनी मिल जो बंद है, जिसके कारण यहाँ के लाखों किसान, जिनके आय का, और किसान और मजदूर, ऊख का व्यवसाय एक ऐसा होता है जिसमें गांव के किसान तो लाभान्वित होते ही हैं, और उसके चलते वहाँ के मजदूर भी लाभान्वित होते रहे हैं। हम बचपन में देखे हुए हैं, जवानी तक देखे हुए हैं, जो शादी ब्याह के समय में एक मुश्त पैसा मिलता था, कोई अपनी लड़की का शादी कर ले, कोई मकान बना ले, कोई ये सब होता था, लेकिन वो सारा जो है सो बंद है। और बाढ़, आधा समस्तीपुर तो बाढ़ से जाता है, आधा सूखा से जाता है। उधर समस्तीपुर उत्तर तरफ, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर को जो बांटती है, ये क्या कहते हैं, बागमती नदी, उसकी उफान से उधर के लाखों लोग परेशान रहते हैं, और हर साल उनकी फसल मारी जाती है। लेकिन ऊख एक ऐसी फसल है जिसमें कुछ पानी लग जाने के बाद भी ऊख पैदा हो जाता था, और उस व्यवसाय से पैदा तो ये लोगों को, किसानों को आमदनी हो जाती थी। उस व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए ऊख शुगर मिल की फिर से खोलने की आवश्यकता ये होनी चाहिए। इसमें सरकारी पहल के लिए जो मांग करनी हो, जो बात करनी हो सो हो। शारदा जी ने जो कहा, जो खादी भंडार से अटैच है वो कस्तूरबा, दोनों अटैच रहा है, और वहाँ पर राजेंद्र बाबू, विनोबा भावे जैसे लोग आकर के वहाँ पर रुके हुए हैं, उसका एक ऐतिहासिक महत्व का वो जगह रहा है। वहाँ पर कम से कम 4000 एम्प्लॉय काम करते थे, हमको देखा हुआ है बचपन। वो आज जो है मृत प्राय है। वहाँ हमको नहीं लगता है 100-200 आदमी भी रहते होंगे, कुछ होता है नहीं होता है, तो इसलिए उसके उत्थान की बड़ी आवश्यकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बहुत ऐसी जगह है। अब जैसे एक साधारण बात देखा जाए, माली नगर गांव में जो शिव जी का ये शिवलिंग है, उतना बड़ा शिवलिंग पूरे बिहार में कहीं नहीं है, जो ये कसौटी पत्थर से बना हुआ, जिसमें 1008 शिव जी का स्वरूप बना हुआ हो, ऐसा आपको बिहार में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में हो सकता है और कहीं कुछ मिले तो मिले। इसलिए उस मंदिर के उत्थान, अब वो जो है जो जमींदारी में नारायण माता के अंदर था, अब उनके जो बाल गोपाल रहे हैं वो 4 साल 5 साल पर 1-8 लाख रुपया भेज करके उसका चूना पुचारा कराए थे। वहाँ पर एक छोटा सा मेला लगता है, उसकी आमदनी से वहाँ के पुजारी जो है उनका काम चलता है। कहने का मतलब जैसे तैसे वो चल रहा है। ऐसे ऐसे जो शारदा जी ने कहा खुदनेश्वर स्थान है, तो वहाँ विद्यापति नगर है, विद्यापति, वहाँ धोगामा में है सती स्थान है। इस सब के उद्धार का और उसके उन्नयन का काम भी होना चाहिए। इन सब दृष्टिकोणों से, और पुराने शिक्षण संस्थान के बारे में तो हमने कहा ही, तो उसमें अधिक पहल है सरकार के करने की, तो उसके प्रति भी सरकार जागरूक हो। इसलिए जो हमारे प्रतिनिधि है वो इस बात का समझे। और एक सवाल और आपने बहुत अच्छा बताया। अंत में चलते चलते आप बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आशीष के तौर पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार स्वाभिमान आंदोलन हर जिलावार उसकी समस्या, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। प्रबुद्ध जनों के साथ परिचर्चा करके आप बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वाभिमान आंदोलन के इस परिचर्चा का आयोजन, जो भी आयोजन करता हूँ, उनको एक बार करने से नहीं होगा। इसका कम से कम पखवाड़े में एक बार हो, नहीं तो महीने में एक बार हो। और जब बहुत लोग जुटेंगे, उसमें से कुछ बात आएगी, 2-4 बात आएगी, तो 1-8 बात ऐसी निकलेगी जो जिसमें सर्वसम्मति से होगा क्या नहीं, इसके प्रति लोगों को अधिक जागरूक करने की
आवश्यकता है। तो जगाते बहुत खूब रहने सर, मैं आपको बता दूं कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन हफ्ते पखवाड़े में नहीं, रोज इस तरह की 2-3 चर्चा लेकर उपस्थित होता है और लगातार उपस्थित होता रहेगा। आप सभी के आशीष से आप लोग अपना समय, बहुमूल्य समय देते रहेंगे तो हम नई नई चर्चा के साथ आते रहेंगे। और समस्तीपुर के विकास के लिए, समस्तीपुर के उत्थान के लिए अगर प्रशासनिक स्तर के कोई प्रतिनिधि इस परिचर्चा को सुनते हैं, अगर राजनीतिक प्रतिनिधि इस परिचर्चा को सुनते हैं और इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर इस पर वो काम करना चाहेंगे तो समस्तीपुर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल को अपना बहुमूल्य समय दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, शुभ यामिनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।